हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए साइंस NCERT और चैप्टर नंबर है 18 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। एयर एंड वाटर के अंदर जो पोल्यूशन हो रहा है उसके बारे में अभी हम इसमें समझेंगे। और भी कई सारी चीज़ें हमारे सामने आएगी जो हम समझेंगे। और ये जो चैप्टर्स होते हैं एक्चुअल में बच्चों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए होते हैं कि वो लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि भविष्य में जो इतना ज़्यादा पोल्यूशन ना हो जो प्रेजेंट में आज हो रहा है। क्योंकि बच्चों के दिमाग में जब ये बातें जाएगी तो वो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। 6th क्लास से, इससे पहले भी छोटी छोटी क्लासों से ही ये स्टार्ट हो जाते हैं टॉपिक कि हम कितना पानी वेस्ट करते हैं, कितना पानी यूज करते हैं, है ना, किस तरीके से पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, वगैरह वगैरह। क्लियर है? तो अभी हम इस चैप्टर में इसी टॉपिक के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे, करेंगे कि एयर और वाटर का जो पोल्यूशन है वो क्या है, इसको कैसे रोका जा सकता है, किस वजह से ये होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और इस चैप्टर को करते हैं। लेट अस डू। Paheli and Bujo were very excited to hear the news that Taj Mahal in Agra is now one of the 7 wonders of the world। तो यहाँ आपके इसमें बता रखा है ताजमहल के बारे में। तो ताजमहल के बारे में क्या बताया वो समझिए कि ताजमहल जो है आगरा के अंदर है। और जब उनको ये पहली और बुजो दोनों जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। पहली और बुजो जो है 6th क्लास से ही आ रहे हैं, अब थोड़े बड़े हो गए, 8th क्लास में आ चुके हैं। तो ये दोनों बच्चे एक्साइटेड है ये बात जान करके कि आगरा के अंदर जो ताजमहल है अब वो 7th वंडर्स में आ गया है। 7 वंडर जो मोनूमेंट्स है, जो चीज़ें हैं, उनमें ये 7वां अजूबा है वर्ल्ड के अंदर, राइट। बट दे वर डिसअपॉइंटेड टू हियर दैट। अब वो लेकिन इस बात से निराश है जब उन्होंने ये बात सुनी। क्या सुनी? यहाँ है कुछ क्वेश्चन। व्हाट मिस हैपनिंग इज टुक प्लेस विद द ताजमहल इन आगरा। आगरा के अंदर ताजमहल के साथ क्या मिस हैपनिंग हुई? तो वो चीज़ समझ करके वो क्या हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, यानी कि निराश हो जाते हैं। तो ये जो ब्लॉक आपको कलर नज़र आ रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन मैंने अभी जो पढ़ा इससे पहले वो क्वेश्चन हुआ और इसका आंसर ये है। तो चैप्टर को टुकड़ों में बांट दिया गया है ताकि चैप्टर सारा आपको क्लियर हो जाए, राइट। तो क्या है वो चीज़? द ब्यूटी ऑफ द मोन्यूमेंट इन वाइट मार्बल इज बीइंग थ्रेटेंड बाय एयर पोल्यूशन इन द एरिया सराउंडेड द ताज। ताज महल के पास में जो एरिया है वहाँ पे जो पोल्यूशन है उसकी वजह से जो इसकी ब्यूटी है वो खराब हो रही है। थ्रेटेंड मतलब उसकी वजह से उसको नुकसान पहुँच रहा है। किस वजह से? एयर पोल्यूशन से। एयर पोल्यूशन कौन सा? जो उसके आसपास इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। और वो एयर पोल्यूशन किस वजह से हो रहा होगा वो आगे पढ़े भी गए, फैक्ट्री वगैरह के धुओं से और जो पोल्यूशन व्हीकल वगैरह से होता है उससे। दे वर ईगर टू नो इफ समथिंग कैन बी डन टू फाइट द एयर एंड वाटर पोल्यूशन। अब वो इस चीज़ को जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है। इस ये चीज़ जानने के लिए वो उत्सुक है कि क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि हम एयर और वाटर पोल्यूशन से फाइट कर सके, मतलब इसको ख़त्म कर सके। एयर पोल्यूशन यानी कि जो हवा में प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन, और जो वाटर में पोल्यूशन होता है ना, पानी का प्रदूषण। तो उससे कैसे हम फाइट कर सकते हैं, कैसे उसको ख़त्म कर सकते हैं। वी आर ऑल अवेयर दैट आवर एनवायरमेंट इज नॉट what it used to be, right। हम सब ये लोग ये जानते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो नहीं है जो पहले कभी इस्तेमाल किया जाता था। what it used to be, जो पहले कभी एनवायरनमेंट था वो आज वो एनवायरनमेंट नहीं है। आज बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है। हमारे एल्डर्स बताते हैं ब्लू स्काई के बारे में,
क्लीन वाटर के बारे में, और जो फ्रेश एयर उस वक्त हुआ करती थी जब उनके टाइम के अंदर, ठीक है। तो ये बता रखा है कि जो पहले कभी एनवायरनमेंट हुआ करता था वो एनवायरनमेंट आज नहीं है, वो पानी भी आज नहीं है जो पहले हुआ करता था। कितना साफ आकाश हुआ करता था, ब्लू स्काई, क्लीन वाटर हुआ करता था, फ्रेश एयर होती थी, लेकिन कभी उनके समय के अंदर, लेकिन वो आज नहीं है। नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट्स ऑन द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। आज जो मीडिया है लगातार जो क्वालिटी डाउन होती चली जा रही है एयर की और वाटर की, उसके बारे में लगातार एनवायरनमेंट के बारे में बता रहा है कि एनवायरनमेंट के बारे में जो लगातार बता रही हैं रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स, उसके बारे में क्लियर हो रहा है। हाँ, जो मीडिया है लगातार इसके बारे में हमें सचेत करती रहती है, एनवायरनमेंट में जो भी पोल्यूशन हो रहा है, एनवायरनमेंट में जो खराबी हो रही है, लगातार जो क्वालिटी डाउन होती चली जा रही है। वी आरसेल्व्स फील द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर इन आवर लाइव्स। हमारी ज़िंदगी के अंदर इस समय पर भी हम जो वाटर और एयर पोल्यूशन हो रहा है उसके असर को हम महसूस कर पा रहे हैं, जो क्वालिटी डाउन होती चली जा रही है। बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लोग हैं वो इस अलग अलग तरीके टाइप की डिजीज़ जो है उससे सफ़र हो रहे हैं, उससे उससे डिजीज़ का सामना कर रहे हैं, डिजीज़ से को सहन करना पड़ रहा है उनको डिजीज़ हो रही है। और वो डिजीज़ कौन कौन सी है? जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होती है, जो हमारी सांस लेने में जो दिक्कत होती है उसमें। एग्जाम्पल के तौर पे इट्स स्टेडली राइजिंग, फॉर एग्जाम्पल इज स्टेडली राइजिंग, जो लगातार रेस्पिरेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि जो डिजीज़ हो रही है वो डिजीज़ कौन सी, एक जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, ये एग्जाम्पल है जो लगातार बढ़ रही है, सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा वगैरह होगी, कोई और दिक्कत है, ठीक है। वी ड्रेड टू इमेजिन अ टाइम व्हेन क्लीन एयर एंड वाटर में नो लॉन्गर बी अवेलेबल। अब ये ड्रेड जो मीनिंग इसका देखते हैं, ड्रेड क्या मीनिंग है इसका, ड्रेड का। तो जब कभी आपको दिक्कत आए तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, DREAD, भय। हाँ, मैंने आपसे कुछ पूछा ही नहीं, आप क्यों खुलते हो? ये एक ऐप है जो अपने आप ही खुलती रहती है। चलिए आप हट जाइए, हटेगा भी नहीं अब, ये कुछ और दिक्कत होगी इसमें ज़बरदस्ती गले पड़ रही है ये ऐप। अरे जाओ भाई, आई एम नॉट इन नीड ऑफ यू। नहीं जाएगी ये, साइन आउट ही कर देता हूँ उसको मैं, अभी भी नहीं जाएगी। ओके ओके, कोर्टाना। ये तरीका सही था ना? ओके, तो यू हैव लर्नड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एंड वाटर इन योर प्रीवियस क्लासेस। आपने अपनी पिछली क्लासों के अंदर आपने हवा और पानी की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में आपने पढ़ा था, समझा था, राइट। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे जो इसके जो हमारे आसपास जो सराउंडिंग्स है और जो उसके अंदर जो बदलाव हो रहे हैं, हार्मफुल चेंजेस हो रहे हैं एयर और वाटर में स्पेशली, और हमारी ज़िंदगी में इसके क्या असर है उसके बारे में हम अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। अब पहला है 18.1 टॉपिक, एयर पॉल्यूशन। वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड। हम कुछ समय के लिए खाने के बिना तो रह सकते हैं, व्रत रखते हैं ना, एक दिन 2 दिन भी रख सकते हैं। और जो मुस्लिम लोग हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए रखते हैं। नवरात्रे होते हैं हमारे हिंदुओं के अंदर, तो उसके अंदर भी हम फास्ट रख सकते हैं, खाना के बिना रह जाते हैं। लेकिन हम जो है कुछ मिनट्स के लिए हवा के बिना नहीं रह सकते। अगर हम सांस बंद करके रखें तो हम कितना टाइम तक सांस रोक सकते हैं? आप करके देख लो, 30 सेकंड्स तक, 40 सेकंड्स तक, 1 मिनट तक। प्राणायाम करने वाले जो ज़्यादा टाइम भी रख लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हम जो हैबिचुअल नहीं है वो नहीं रोक सकते इसको, सांस को। तो हम सांस इसके हवा के बिना नहीं रह सकते कुछ मिनट भी। दिस सिंपल फैक्ट टेल्स अस अब हाउ इम्पोर्टेंस क्लीन एयर इज़ टू अस। ये जो सिंपल फैक्ट है जो यही हमें बताने के लिए काफ़ी है कि हमारे लिए साफ एयर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें ये बात तो पता ही है कि जो एयर है कई सारी गैसेस का मिक्सचर होती है,
वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम देखें तो 78% है इसमें नाइट्रोजन गैस होती है और 21% है वो ऑक्सीजन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आर्गन, मीथेन, ओजोन और जो वाटर वेपर है वो प्रेजेंट होते हैं हमारे बहुत ही कम मात्रा के अंदर, वेरी सिंपल, वेरी स्मॉल क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो 78% इसमें नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जो दूसरी गैसें इसमें बता रखी है आर्गन, मीथेन, ओजोन और कई और हीलियम वगैरह है वो है, और वाटर वेपर है जो कि बादलों के रूप में तैरते रहते हैं वो कह लो। या फिर जब मैं, अब ये चश्मा है तो मैं क्या करूँगा, अब ये धुंधला हो गया तो ये थोड़ा क्या है धुंधला हो जाएगा और इस पर जो है मॉइस्चर आ जाएगा। फिर मैं इस मॉइस्चर को अब कपड़े की मदद से साफ कर लेता हूं। तो ये चीज़ बताती है कि मॉइस्चर हमारे आसपास है तो ये, लेकिन ये भी बहुत कम मात्रा में है औरों के मुकाबले। तो ये वॉल्यूम, ये इसकी जो है जो प्रोपोर्शन है एनवायरनमेंट में एयर की उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, आपके जो पाई चार्ट भी आता ही होगा, जैसे यहाँ पर 6th क्लास के अंदर भी आया है, 7th क्लास में भी आया, तो इस तरीके से ये पाई चार्ट वगैरह बनाया हुआ होता है, राइट। तो जैसे 78% ये कह लेंगे और 21% ये कह लेंगे। छोटा टुकड़ा जो होगा ये तो कुछ ज़्यादा बना दिया, इतना जो ये सारा ऑक्सीजन के लिए, और जो ये वाला पार्ट है इसमें दिखा रखा होता है कि ये बाकी चीज़ों के लिए जो हमने डिस्कस किया अभी। ओके, अब एक्टिविटी है ये 18.1 क्या कहती है ये, You may have covered your nose while passing a brick kiln, emitted smoke or started coughing while walking on a busy road। कभी आपके साथ हुआ होगा कि भाई आप जा रहे हैं तो वहाँ पर ब्रिक किल्न के बारे में क्या रखा है, जो मिट्टी से जो क्या बनाते हैं, ईंटें वगैरह बनाते हैं, तो ईंट का भट्ठा, वहाँ से जब जाते हो, या फिर कभी स्मोक के बारे में क्या रखा है वहाँ पर क्योंकि स्मोक वगैरह होता है, या फिर कभी आप बिजी रोड पर चल रहे हो तो आपको खांसी आ जाती है, तो ये आपने महसूस किया होगा। और ये चीज़ तब भी होती है जब कभी आप मान लिया ट्रैवल कर रहे हो और वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई है रोड के ऊपर और आगे से ही क्या ट्रक वगैरह निकल गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी वो उड़ा देगा। तो आप क्या मुंह पर हाथ रख लेंगे या फिर खांसने लगेंगे, या फिर थोड़ी देर टाइम के लिए, सेकंडों के लिए आप जो है सांस रोक लेंगे। गाड़ी में है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर बाइक वगैरह भी ओपन व्हीकल पर है तो दिक्कत होती है। तो फिर जब वो आप उससे आगे निकलने की कोशिश करते हो ताकि ये ज़्यादा समय तक आपके सामने सिचुएशन ना रहे, राइट। तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर अब आप कंपेयर कर सकते हो जो एयर, कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एयर एट द प्लेसेस गिवन बिलो। इन जो नीचे कुछ प्लेसेस बता रखी है जहाँ पर ये एयर की क्वालिटी को आप आपस में कंपेयर कर सकते हो। एक एग्जांपल दे रखा है एक पार्क और बिजी रोड के हिसाब से। पार्क में काफ़ी ज़्यादा साफ क्लीन एयर होती है, अच्छी एयर होती है, जहाँ पे आप एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हो, वॉकिंग भी करते हो, खेलते भी हो, पिकनिक भी बनाते हो। और पिकनिक बनाने के बाद कूड़ा करकट तो आप डस्टबिन में डालते होंगे ना, वेरी गुड। और या फिर कोई बिजी रोड हो, बिजी रोड पर तो बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह होता है। जो वे पुलिस वाले जो लोग हैं कितनी ज़्यादा हमारे लिए काम करते हैं, वहाँ पर रोड पर खड़े होकर के ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, राइट। एक रेजिडेंशियल एरिया है या फिर एक इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया में तो बहुत ज़्यादा धुआं होता है तो वो पोल्यूशन ज़्यादा ही होगा वहाँ पर। और जो एक रेजिडेंशियल एरिया है जो हमारा जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे इतना पोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि हम लोग खाना वगैरह ही पकाते होंगे। ये तो नहीं है कि वहाँ पर जो फैक्ट्रियों का धुएं के टाइप में कोई धुआं निकल रहा हो। तो ये चीज़ आप कंपेयर कर सकते हो। फिर एक है बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। इसमें भी कंपेयर कर सकते हो। एक तो बिल्कुल सुबह का टाइम है तो वहाँ भी इतना ज़्यादा व्हीकल नहीं होता है, तो हवा बिल्कुल क्लियर होती है, मतलब साफ ही होती है, अच्छी होती है। उसके मुकाबले में जो आफ्टरनून के टाइम पर या इवनिंग के टाइम पर होता है, और रात के टाइम पे फिर से थोड़ा सा ठीक ठीक हो जाता है, लेकिन पोल्यूशन तो उसमें भर ही चुका होता है। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हो। अब आप एक विलेज की एयर है, यहाँ पे जो नेक्स्ट है विलेज की एयर है और एक टाउन की एयर है, उसको आप कंपेयर कर सकते हो कितना फ़र्क है, राइट। यहाँ देखो कितना ज़्यादा व्हीकल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ओबियसली ये बिजी रोड है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा होगा। कंजस्टेड रोड इन अ सिटी, ये यहाँ पर इसकी पिक्चर दिखा रखी है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये कंपैरिजन करके कि ये आपको बता रहे हैं कि एयर की जो क्वालिटी है अलग अलग टाइमिंग पर, अलग अलग जगहों पर। ओके, आपकी जो एक ऑब्जर्वेशन है वो डिफरेंट हो सकती है, कुड बी द डिफरेंट इन द अमाउंट ऑफ स्मोक इन द एटमोसफियर।
जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी स्मोक है वो उसके बारे में आप समझ सकते हैं कि अलग अलग टाइमिंग पर अलग जगहों पर डिफरेंट हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो ये स्मोक है कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन आपके लिए। एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेस टू द एटमॉस्फेयर मॉडिफाइज इट। तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ये चीज़ें एडिशन होती है, ये चीज़ें जुड़ जाती है, तो इसकी वजह से एटमॉस्फेयर को ये मॉडिफाई कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं एटमॉस्फेयर को, यानी कि उसे ख़राब कर देते हैं, राइट। जब अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बना हुआ है, मैंने इसको मार्क किया है। एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन होगी यहाँ पर। जब when air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both the living and the non-living, it is referred to as air pollution। जब कभी जो प्रदूषित करने वाली चीज़ है, contaminated मतलब जो प्रदूषित करती है, प्रदूषित हो जाती है, एयर इज कंटेमिनेटेड, एयर प्रदूषित हो जाती है, खराब हो जाती है, किसके द्वारा? अनवांटेड सब्सटेंसेस के द्वारा, जो कि हमारे लिविंग बीइंग के लिए और नॉन लिविंग बीइंग दोनों के लिए जब वो खतरनाक हो जाती है, तो इसको कहा जाता है कि ये एयर पोल्यूशन है। तो एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन आ गई यहाँ पर। 1 मार्क 2 मार्क के अंदर ये कीवर्ड के तरीके से भी होगी जरूर, तो आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है, कीवर्ड के रूप में भी आ सकता है कि डिफाइन एयर पोल्यूशन, राइट। तो अभी आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि एयर पोल्यूशन क्या है। एयर पोल्यूशन वो चीज़ है जब जो हवा है प्रदूषित हो जाती है, कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस जब उसमें मिल जाते हैं, जैसे कि धुआं हो गया या फिर डस्ट वगैरह है व्हीकल के चलने से जो उड़ती है, ठीक है। अब बात आती है नॉन लिविंग को कैसे, जैसे ताजमहल का जिक्र आया था, सबसे पहले ताजमहल का ही आया था ना, तो बिल्डिंग को खराब कर देती है ये किस वजह से होती है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, एसिड रेन की वजह से। और एसिड रेन होती कैसे है, क्या होती है, डेफिनेशन इसकी, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड? अब एयर पोल्यूटेड कैसे हो जाती है, हवा खराब कैसे हो जाती है? तो क्वेश्चन है यहाँ पर, मैंने उसको मार्क कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, उसको तो हम कर देंगे, कुछ नहीं। तो यहां पर क्वेश्चन है हमारे लिए, एयर पोल्यूशन आपको समझ में आ चुका है। क्वेश्चन है कि एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन आ गई। एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं सब्सटेंसेस जो कि हवा को कंटेमिनेटेड करते हैं, हवा को प्रदूषित करते हैं, वो कहलाते हैं एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डू द एयर पोल्यूशन कम? एयर पोल्यूशन कहाँ से आता है? ऐसे सब्सटेंसेस जो एयर पोल्यूटेंट्स है वो नेचुरल सोर्सेज से, जैसे कि स्मोक और डस्ट जो कि फॉरेस्ट फायर से पैदा होती है। फॉरेस्ट में जब आग लग जाती है किसी भी कारण से होती हो, चाहे वो आदमी की वजह से होती हो कि उसने कुछ जलती हुई चीज़ वहाँ छोड़ दी जंगल के अंदर और वो उसने आग पकड़ ली, या फिर नेचुरल तरीके से हो कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी तो सूरज की रोशनी से ही सूखे पत्तियाँ जल गई और उसके बाद उसने फॉरेस्ट फायर का रूप ले लिया, तो उसकी वजह से जो स्मोक पैदा होता है, डस्ट पैदा होता है, तो ये नेचुरल रीजन है जिससे कि एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। या फिर वोल्केनो इरप्शन की वजह से जो उसमें से धुआं वगैरह निकलता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जहरीली गैसें निकलती है, तो उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। या फिर जो पोल्यूशन है एटमॉस्फेयर में ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ऐड किया जाता है। अब और सोर्सेज क्या है एयर पोल्यूशन के, वो है जैसे कि फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स जो कि कोल पावर प्लांट्स है जिससे कि बिजली वगैरह बनती है, कोल जो जलता है उससे बिजली बनती है, या ऑटोमोबाइल से निकलने वाले एग्जॉस्ट से, धुएं से, या फायरवुड जलाते हैं, लकड़ियाँ वगैरह चूल्हे में जलती है, खाना वगैरह जो गाँवों में बनाई जाती है या फिर ट्राइबल एरिया में बनाई जाती है तो उसकी वजह से भी धुआं निकलता है। या फिर काउडंग केक होते हैं, ये केक वो नहीं जो खाने वाला, काउडंग केक होता है जो गोबर की उपले होती है, गोसे कहते हैं उसे, गोबर की उपले होती है, तो उसके जलने से भी एयर पोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन के कारण क्या क्या बताए गए हैं अगर आप समझे, एक तो हो गया फॉरेस्ट फायर जो कि नेचुरल है, या फिर कई बार होता है कि ह्यूमन एक्टिविटी से भी हो जाती है, या फिर वोल्केनो इरप्शन है, ये तो ह्यूमन एक्टिविटी से हो ही नहीं सकता, ये हो भी सकता है, मान लिया कि कोई बम वगैरह फोड़ दिया गया हो उसके आसपास तो भी हो जाता है वोल्केनो इरप्शन।
तो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हो या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के की वजह से, जैसे कि फैक्ट्री वगैरह का धुआं है या फिर ऑटोमोबाइल्स है या फिर चूल्हे के अंदर जो फायरवुड जलाई जाती है, लकड़ी गोसे वगैरह जलाए जाते हैं, काउडंग केक जो होते हैं वो जलाए जाते हैं, तो इसकी वजह से जो है एयर पोल्यूशन हो जाता है। यहाँ पर ये फैक्ट्री दिखा रखा है, देखो कितना ज़्यादा धुआं है ये निकल रहा है यहाँ से, यहाँ पर भी धुआं है। पावर प्लांट हो गया, पावर प्लांट के बारे में बता रखा था कि पावर प्लांट से निकलने वाले धुएं से, राइट। अब एक्टिविटी 18.2 है, यू माइट हैव रेड इन द न्यूज़पेपर दैट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है वो बच्चों में लगातार दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। कंडक्ट अ सर्वे, अपने घर के आसपास है, नेबरहुड में या फिर अपने दोस्तों के बीच में एक सर्वे कीजिए कि कितने बच्चे जो है इस तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से दुखी है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से वो सहन कर रहे हैं, उससे पीड़ित है। तो ये सर्वे आपके लिए, आप सर्वे करके देखिए, आपको अपनी क्लास में ही कई बच्चे मिल जाएंगे जिसको क्या है, जब मौसम में बदलाव आता है या फिर जब कभी धुआं वगैरह होता है तो उसी वजह से उसको एलर्जी होती है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है ना, या फिर कोई और तरह की दिक्कत आ रही है। तो ये आपके लिए एक्टिविटी है, ठीक है। तो 2 पेज हो चुके हैं और 21 मिनट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 1-2 पेज और कर लेते हैं। एयर पोल्यूशन की वजह से कई सारी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती रहती है। अब कोशिश करते हैं कि हम उस चीज़ को जानने के लिए वो सब्सटेंसेस कौन सी है, वो पोल्यूटेंट्स कौन से है जो कि पोल्यूटेड एयर में प्रेजेंट होते हैं। हैव यू नोटिस्ड हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग इन आवर सिटीज। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो व्हीकल्स है कितने तेज़ी के साथ में बढ़ते चले जा रहे हैं, देखा देखी भी चीज़ें ली जा रही है, जरूरत नहीं होती फिर भी हम उस चीज़ को ले लेते हैं। जैसे गाड़ी ले लीजिए कि रोहन के पापा के पास गाड़ी है, पापा आपको गाड़ी क्यों नहीं लेते, तो हम देखा देखी भी ले लेते हैं। या फिर अब क्या होता है कि एक बहुत बड़ी गाड़ी होती है, उसमें 10 से 15 लोग भी बैठ सकते हैं, या फिर ये हो जाता है कि 8-9 लोग बैठ सकते हैं या 5-6 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन ऑफिस के अंदर जो है एक गाड़ी के अंदर ही हम जो है एक बंदा जा रहा है, तो उसकी वजह से कितना पोल्यूशन होगा, जिसमें 4-5 लोग जा सकते हैं। तो इस तरीके के भी यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि आप कैसे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो, कि बस में जा सकते हैं अगर एक ही बंदा जा रहा है तो, या वगैरह वगैरह कई सारी चीज़ें यहाँ पर आएगी, तो आपको बताया हुआ है ये, राइट। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, उसको देखिए। नेम द पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय व्हीकल्स। व्हीकल्स के द्वारा जो पोल्यूटेंट्स इसमें एयर में छोड़े जाते हैं उनके बारे में बताइए। व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। व्हीकल्स में कई तरह के पोल्यूटेंट्स होते हैं, जिसके अंदर क्या क्या आ गया, 1 कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 नाइट्रोजन ऑक्साइड, 4 स्मोक, और भी कई तरह की गैसेज होती है। तो यहाँ पे इनके बारे में बता रखा है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये प्रोड्यूस होती है फ्यूल के इनकम्प्लीट बर्निंग की वजह से, जैसे कि पेट्रोल या डीजल है, अगर इसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में ना मिले तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस भी कह सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में होती है तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है ये, राइट। ओके, ये एक पॉइजनस गैस होती है। इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी को ये कम कर देती है। क्या इसका हार्मफुल इफेक्ट है, एक तो ये पॉइजनस गैस है, हमारी जो सांस के साथ चली जाती है जब ये, तो ब्लड जो ऑक्सीजन कैरी कर सकता है उसकी परसेंटेज कम हो जाती है, तो नुकसान तो पहुंचाएगी ना। यही चीज़ आप देखते होंगे कि कभी अखबार में आपने पढ़ा और आपसे कहा भी जाता है कि जब कभी सर्दी का टाइम होता है तो आप अपने जो कमरे के अंदर कोयले वगैरह सुलगा करके उसमें नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त क्या होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कलेक्ट हो जाती है, और वो जब उस पे से अंगारों पे से पास होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो कई ज़्यादा लोग हैं वो कभी ऐसे जब एक साथ करके सो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है, जब वो अपने कमरे के अंदर सुलगते हुए अंगारे जो होते हैं परात वगैरह के अंदर किसी कंटेनर में रख लेते हैं, तो उससे गैस बनती है और
हो सकता है कि अगर उन्होंने ध्यान ना दिया तो वे सभी लोग भी एक साथ भगवान को प्यारे हो सकते हैं। तो इसलिए कभी भी ये एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। जो भी आपने अपने आप को गरमाइश देनी है, उन अंगारों से सीखना है, तो आप बाहर ही कर लीजिए। रात को लेके मत सोइए कमरे के अंदर, तो ये नुकसानदायक होती है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम कैरी होती है बॉडी के अंदर। और फिर एक बार में क्या होता है कि आपको बेहोशी आनी स्टार्ट हो जाती है और फिर सुते के सुते रह जाते हैं लोग, जब कभी ऐसी घटना होती है। तो ऐसा वो जब करते हैं तो ये था हार्मफुल इफेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का, और उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर क्या कमी आ जाती है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं? इफ द व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली आर लाइंड अप वन आफ्टर द अदर, द टोटल लेंथ वुड बी नियरली इक्वल टू द combined length of the two longest river in the world, नाइल एंड अमेजोन। ये फैक्ट बताया हुआ है कि अगर दिल्ली के अगर व्हीकल सारे के सारे इकट्ठे करके एक लाइन में लगा दिए जाएं तो उनकी जो लेंथ बनेगी वो दो जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, नाइल और अमेजोन, ये फॉरेन में है। कहाँ है मैं अभी ये नहीं बता सकता। ये अफ्रीका और नॉर्थ जो अमेरिका यहीं पर ही है, और आप इसको गूगल सर्च कर सकते हैं, आपके चैप्टर्स में भी आया होगा। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं मैथ का टीचर हूं। आप लोगों को बस जब मैं बच्चों को कराता हूं तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आपकी जो स्टडी थोड़ी आसान हो जाए, अगर मेरी वजह से हो सकती है तो। ठीक है, तो ये आप सर्च कर सकते हैं नाइल और अमेजोन रिवर कहाँ पर है। तो इतनी लंबी लाइन बन जाती है अगर इन व्हीकल को एक के साथ एक के पीछे एक अगर कर दे तो नाइल रिवर और अमेजोन रिवर को मिलाने पर जो एक लाइन जितनी लेंथ बनती है उतनी लेंथ जो है बन सकती है, उतनी लाइन उतनी ज़्यादा लंबी क्यों बन जाएगी। तो समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा व्हीकल्स अवेलेबल है दिल्ली के अंदर ही, तो पूरे भारत के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता होगा। यही समझाने के लिए ये फैक्ट आपके सामने लाया गया है। अब बुझो के दिमाग में कुछ ऐसा है। बुझो रिमेंबर सीकिंग अ थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर। सीइंग है, सीकिंग नहीं है। सीइंग बुझो ने क्या देखा था? बुझो को याद है कि उसने एक जो लंबी लेयर फॉग लाइक लेयर जो है एटमॉस्फेयर में देखी थी, स्पेशली विंटर के टाइम पर। तो उसमें फॉग तो होता ही है, मतलब धुंध होती है, जो ये कहते कह लो कि बादल जो है धरती पे आ जाते हैं, उस वक्त धुंध होती है, तो उस साथ साथ धुआं भी मिल जाता है, तो एक लेयर से नज़र आती है अलग से ही। स्पेशली जब रात को वो होगी ना, कोई पोल लाइट होगी, तो आप ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको नजर आएगी वो, राइट। ये कहलाता है स्मोक, विच इज मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग। तो ये डेफिनेशन आ जाती है स्मोक की। स्मोक इज द लेयर विच इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ स्मोक एंड फॉग। तो इसलिए इन दोनों को मिलाकर के बना स्मोग। ठीक है, स्मोक कहलाता है ये स्मोक और फॉग को मिलाने पर। इसमें क्या क्या हो सकता है? इसके अंदर ऑक्साइड्स हो सकते हैं नाइट्रोजन के, विच कंबाइन विद अदर पोल्यूटेंट्स, जो दूसरे और पोल्यूटेंट के साथ मिल जाते हैं। और फॉग जो है पोल्यूटेंट्स एंड फॉग टू फॉर्म स्मोक, फॉग के साथ ये मिल जाते हैं और इसके ये बना देते हैं स्मोक को। ओके, तो कई सारी जो जहरीली गैसें है, स्मोक है, ये सब मिल करके फॉग के साथ मिल करके स्मोक बना देते हैं। स्मोक की वजह से जो है ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, जैसे कि उसकी वजह से ये दिक्कतें आ सकती है। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाएगा कि उससे अस्थमा की दिक्कत है, कफ यानी खांसी है, विजिंग क्या होता है, बच्चों के अंदर ये चीज़ें होती है। अब कई बार होता है ना, जब लगातार पढ़ाते रहने की वजह से दिमाग में नहीं आती चीज़ें, तो मुझे तो मेरे साथ होता है ऐसे, तो मैं देख ही लेता हूँ। हमारे पास है ऑप्शन गड़गड़ाहट, WHEEZING। तो जो विजिंग है, सांस लेते हुए जो दिक्कत होती है, आवाज़ सी आएगी, ये दिक्कत होगी, सांस लेते हुए गड़गड़ाहट की आवाज़ होना। ओके, कई सारी इंडस्ट्रीज है वो भी इसके जो एयर पोल्यूशन के कारण बनती है। अब यहाँ पर आगे इंफॉर्मेशन है। तो जैसे कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ये क्वेश्चन है यहाँ पर इसके लिए। तो जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट है, राइट। पेट्रोलियम रिफाइनरीज है ये कई सारी गैसेस के कोई सारी गैसेस के मेजर सोर्स होते हैं जो कि पोल्यूटेंट्स होते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर ए मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पोल्यूटेंट्स। ये
कई सारे जो गैसेस पोल्यूटेंट्स हैं जो कि हवा को दूषित करते हैं उनका सोर्स होते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड कह लो, एक तो ये हो गया इसके अंदर मिलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो ये इसमें मिलते हैं। किस वजह से? जो पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है वहाँ से ये गैसें निकलती हैं, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो किस वजह से होती हैं? फ्यूल के जलने से होती है, जैसे कि कोल हो गया जो पावर प्लांट में जलते हैं, है ना। तो पावर प्लांट के अंदर कोयले के जलने की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड गैस वहाँ से रिलीज होती है, ये हार्मफुल गैस है। इसकी वजह से भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, जिसके अंदर कई सारी चीज़ें बता रखी है, जैसे कि परमानेंट कोई लंग की डिजीज हो जाएगी, लंग्स फेफड़ों की दिक्कत हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी वो भी, तो ये नुकसान हो सकता है। अब आप फॉसिल फ्यूल के जलने के बारे में तो आपने काफ़ी कुछ समझा ही होगा, जाना ही होगा, उससे गैसेस वगैरह निकलती है, हमने पहले भी इस बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब आगे ये टॉपिक ही करेंगे बस, इसके बाद का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन है यहाँ पर शॉर्ट नोट ऑन CFCs के बारे में शॉर्ट नोट है। दूसरे टाइप का जो पोल्यूटेंट्स है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये CFCs की फुल फॉर्म है, 1 मार्क में आ जाती है, जो कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसोल स्प्रेज के द्वारा छोड़े जाते हैं, वहाँ से ये जो पोल्यूटेंट्स हैं निकलते हैं। CFC के वजह से जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुँचता है, एटमॉस्फेयर की जो ओजोन लेयर है जो कि हमारी प्रोटेक्शन करती है सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है, तो ये उसको नुकसान पहुँचाती है, किसको? ओजोन लेयर को। कौन? CFCs, फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पर, ओजोन होल क्या होता है? बेनिफिट ऑफ ओजोन का बेनिफिट क्या है? तो मैंने बता ही दिया आपको, ओजोन होल के बारे में नहीं बताया, वो डिप्लीट होती रहती है ओजोन लेयर, तो उसकी वजह से एक होल पैदा हो जाता है ओजोन लेयर के अंदर, वो ओजोन होल होता है। बाकी यहाँ पे पढ़ते हैं इसमें क्या दे रखा है। रिकॉल दैट द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, मैं आपको बता चुका हूँ ओजोन लेयर है हमारी प्रोटेक्शन करती है सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। क्या कभी आपने पढ़ा है ओजोन होल के बारे में? अब इसके बारे में आप जानिए, समझिए, इंटरनेट से पता कर सकते हैं, अखबारों में भी आती रहती है चीज़ें। थैंकफुली लेस हार्मफुल केमिकल्स है अब यूज किए जा रहे हैं इन प्लेस ऑफ CFCs पहले इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन जब इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने आपस में बातें वगैरह की तो इस पर बैन हो गया। अब ये इसकी जगह कोई और चीज़ें इस्तेमाल की जा रही जो कि कम नुकसान पहुंचाते हैं, राइट। तो ये CFCs के बारे में था। इसका मतलब हो गया अब इन दिनों पर वो इस्तेमाल नहीं किए जाते, उसकी जगह कोई और चीज़ इस्तेमाल में लाई जाती है रेफ्रिजरेटर, एसीज के अंदर। इन एडिशन टू द अबव मेंशन्ड गैसेज, इन जो ऊपर गैसेज हमने समझी है, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड है, चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके साथ साथ अब और भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर समझिए। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन का हार्मफुल इफेक्ट क्या है, यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है इस शेडेड पार्ट के लिए। ऑटोमोबाइल्स जो कि डीजल और पेट्रोल जिसके अंदर जलता है, ये भी टाइनी पार्टिकल्स छोड़ते हैं धुएं के अंदर, अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं जो कि हवा के अंदर लटके रहते हैं लंबे समय के लिए। सस्पेंड का मतलब होता है लटके रहना, धुएं के अंदर जो अनबर्न पार्टिकल्स है वो हवा के अंदर लटके रहते हैं, और उसकी वजह से जो है विजिबिलिटी वो कम हो जाती है, कम दिखाई देता है, ज़्यादा क्लियर दिखाई नहीं देता सामने, और जो क्या होता है, और इसकी वजह से फिर जब हम इसको अपने अंदर इनहेल कर लेते हैं, यानी अपने सांस के साथ अंदर ले लेते हैं, तो वो भी हमारी कई तरह की बीमारियों का कारण बनते हैं। ऐसे पार्टिकल्स हैं ये इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के द्वारा भी रिलीज होते हैं, जैसे कि स्टील मेकिंग इंडस्ट्री है, या फिर माइनिंग के अंदर होते हैं, जो खाने वगैरह होती है, कोयले की खान कह लो, या सीमेंट बनाने की खान कह लो, या फिर जो लोहा और जो डिफरेंट टाइप्स की मेटल्स एक्सट्रैक्ट की जाती है, उन प्रोसेसिंग के दौरान जो माइनिंग होती है उससे भी ये जो चीज़ें निकलती है, ये पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। पावर प्लांट्स है वो भी ये इस तरह की छोटी छोटी जो एस पार्टिकल्स है वो रिलीज करते हैं, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब आपने देखा यहाँ पर कि हवा के अंदर, यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर बता रखा है कि
धुएं के साथ साथ धुएं के अंदर क्या है, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं जो कि हवा के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं और उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। और ये किस किस वजह से होते हैं, ऑटोमोबाइल्स के द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा जो एग्जॉस्ट निकलता है उसके द्वारा, या माइनिंग के अंदर होता है उसकी भी द्वारा ये चीज़ें एस पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, देखने में दिक्कत आती है, आंखें जलती भी है। और जब स्पेशली आप उस टाइम पे आप समझ सकते हैं कि जब दिवाली के आसपास का टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में खेतों के अंदर जो चीज़ें जलाई जाती है, जैसे कि चावल के बाद जो चीज़ें जो बच जाता है भूसा उसको जला दिया जाता है। तो अब तो सरकार कह रही है, किसान भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं कि उसका इस्तेमाल किसी और चीज़ में किया जाए, जलाया ना जाए, तो जिससे पोल्यूशन होता है और वो आंखों में जलन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करता है। तो वैसे ही ये माइनिंग और जो और प्रोसेसिंग होती है तो उसके द्वारा भी ये चीज़ें होती है। तो आशा करता हूँ कि भविष्य के अंदर इसके और भी कोई ऑल्टरनेट चीज़ें पैदा होएगी जिसकी वजह से किसानों को भी फ़ायदा होगा और सरकार को भी फ़ायदा होगा और नेचर एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा होगा। सरकार सोचेगी इस बारे में और साइंटिस्ट भी कोई ना कोई तरीके निकाल ही रहे होंगे। राइट, एक्टिविटी 18.3 और फिर ख़त्म वीडियो। नेक्स्ट वीडियो करेंगे कल फिर। आज तो टाइम हो गया मेरे ट्यूशन्स पर जाने का, बच्चों को पढ़ाने के लिए। राइट, एक्टिविटी 18.3 है, एक टेबल आपको निकालनी है जो कि ऊपर पोल्यूटेंट्स बता रखे उसके बारे में। यू मे इवन ऐड मोर डाटा इन टू द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में और डाटा भी आप उसमें डाल सकते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, वगैरह वगैरह। सोर्सेज क्या है, उसके क्या क्या सोर्सेज है जिससे कि ये चीज़ें रिलीज होती है वो आपने समझा। माइनिंग हो, चाहे ज्वालामुखी विस्फोट हो, चाहे वो फॉरेस्ट फायर हो, चाहे वो इंडस्ट्री के अंदर हो, चाहे वो पावर प्लांट के अंदर हो, चाहे वो काउडंग के जलाने की वजह से हो, चाहे वो किसी भी वजह से हुआ हो, एग्जॉस्ट निकलता है ऑटोमोबाइल वगैरह से इसी तरह से। और उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, चाहे बीमारी हो रही है, चाहे सांस विजिबिलिटी कम हो रही है, या फिर कुछ भी, तो वो आप इसमें टेबल में लिख सकते हैं। तो इसके बाद का जो टॉपिक है केस स्टडी द ताजमहल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको अच्छे समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा और आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। पढ़ते रहिए ध्यान से, अच्छे से, और सोचिए भी। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।